बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जहां पर सीएम के नाम से फर्जी आईडी बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला था आरोपी साहूकार खान इसका नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। सीएम के नाम फोटो से बनाई थी इसने फर्जी आईडी बनाकर ये कर रहा था इसे संचालित। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में हो सकता है कि राजनीतिक मामले खत्म हो जाए, यानी कि जो केस नेताओं के ऊपर दर्ज किए गए थे प्रदर्शन धरना के दौरान, उन केसों की समाप्ति हो जाए। इसको लेकर उप समिति की बैठक में चर्चा भी हुई है, लेकिन सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज एफआईआर को समाप्त करने वाली है। उप समिति की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज अपराधों पर चर्चा की थी। हालांकि अब अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। राजनीतिक मामलों को समाप्त करने से पहले राजनीतिक गलियारों में जमकर बयानबाजी चल रही है। क्या है प्रकरण पर सियासत का मामला? राजनीतिक प्रकरणों को समाप्त करने की तैयारी हो रही है। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली के मामले समाप्त होंगे। सड़क पर बवाल, ट्रैफिक से जुड़े हुए मामले भी खत्म होंगे। 137 में से 46 प्रकरणों की समीक्षा की गई है। जल्द साय कैबिनेट में इस पर विचार हो सकता है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी खत्म किए थे मामले। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मामलों पर दर्ज एफआईआर को समाप्त किए जाने पर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो हर सत्ताधारी दल राजनीतिक प्रकरणों पर दर्ज हुई एफआईआर को समाप्त करने की अनुशंसाएं बनाता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भाजपा नेताओं को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने झूठे मामलों में फंसाया था। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है। समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। उधर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा को बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम अगर कांग्रेस करती, मैं समझता हूं ऐसा स्थिति कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में केवल अनुशंसाएं ही की गई हैं। अंतिम फैसला तो साय कैबिनेट में ही होना है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कितने केस खत्म होते हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर एक प्रदेश एक चुनाव की दिशा में बीजेपी बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ करने जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज सियासी गलियारों में एक बार फिर सुनाई दे रही है। अब छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार एक प्रदेश एक चुनाव की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आम जनता से सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होंगे साथ। राज्य सरकार ने बनाई समिति, चुनाव को लेकर मांगेगी सुझाव। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के पहले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं, राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के आम लोगों से सुझाव मंगाए हैं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया था। अब आम जनता का भी रिव्यू आने लगा है। नहीं, एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है नेता लोग चुनाव एक बार होगा तो जनता के पास उनको एक बार जाना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि जनता फिर उनकी तकलीफ को नहीं सुनेगा। बार बार चुनाव होगा तो बार बार जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो चुनाव बार बार होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है?
हाँ, इसलिए कि एक आदमी 2 जगह डालता है, उससे अच्छा एक ही जगह डालेगा ना वो। तो सरकार का अच्छा फैसला है। हाँ, बहुत अच्छा फैसला है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराने के फैसले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत होगी, तो वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। वो तो देख रहे हैं हम लोग, वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे क्या? वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बहस शुरू हो गई है। विधानसभा में अशासकीय संकल्प आने के बाद अब इस पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। कमेटी की बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव हो पाता है या नहीं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। आज विश्व आदिवासी दिवस है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इस पर भी लेकिन सियासत जारी है। रायपुर से खबर है, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा। पत्र में दीपक बैज ने आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। आज आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है। दीपक बैज ने लिखा, पुलिस और नक्सलियों के बीच पिस रहे हैं आदिवासी और आदिवासियों का 32% आरक्षण का विधेयक भी लंबित है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी रायपुर में आदिवासी रैली भी निकाली गई आदिवासियों के द्वारा, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम आदिवासी जितने लोग हैं वो शामिल हुए, थिरकते हुए नजर आए। झूमते, नाचते, गाते, खुशियां मनाते आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों ने ये रैली निकाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बने हैं। आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर उनका कहना था कि अभी और लड़ाई हक अधिकार के लिए हमें लड़ना है। उधर पूर्व सीएम विजय शर्मा आदिवासी एवं बेगा बाहुल्य कशेट्टा बोडला विकासखंड के तरे गांव जंगल के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर और ग्राम रेंगाखर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी और वीर शहीद गुंडाधुर शहीद वीर नारायण सिंह और धरती आबा बिरसा मुंडा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। दीप प्रज्वलित भी किया गया। तरेगांव के लोगों ने जंगल में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत किया, वो भी परंपरा के अनुसार। उधर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा प्रवास के दौरान विधायक कार्यालय में जिले के 25 दिव्यांगजनों को स्कूटी भी बांटी है। इस अवसर पर दूर दराज से आए हुए दिव्यांगजनों से आत्मीयता से उन्होंने मुलाकात भी की है और समस्याओं से रूबरू भी हुए। कोरिया से अगली खबर है, जहां पर महिला मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। महिला का इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। 4 अगस्त को परिजन अपोलो अस्पताल लेकर गए थे। महिला को वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। लेकिन स्वाइन फ्लू से हुई मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और लगातार अब निगरानी बढ़ती जा रही है, सतर्कता भी दिखाई जा रही है। स्वाइन फ्लू से महिला की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। फ्लू पॉजिटिव निकला। आज सुबह जानकारी मिली कि उनकी डेथ हो गई। तो जैसे जानकारी मिली वैसे ही हमने अपने ज़िले में एहतियात के तौर पर उनको टीम बना करके पंडोपारा भेजा है। सर्वे हो गए। सर्वे से अगर ऐसा लगता सर्दी जुकाम या जो भी लक्षण मिलते हैं अगर हमको स्वाइन फ्लू के, तो उसी से संबंधित उनको संबंधित जो भी प्रिकॉशनरी व्यवस्था हैं सभी करेंगे उनके लिए। और अगली खबर है रायगढ़ से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में एक युवती के हाथ काटने की नौबत आ गई। युवती की मां ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के खिलाफ रायगढ़ एसपी को एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने बताया कि उनकी बेटी मुस्कान को गलत इंजेक्शन लगाने के चलते हाथ में इन्फेक्शन हो गया। मेडिकल कॉलेज में जब इलाज संभव नहीं हो सका तो 6 अगस्त को उसे रायपुर के ग्लोबल स्टार अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां भी इन्फेक्शन के चलते इलाज नहीं हुआ और युवती को रायगढ़ लेकर गए
अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया और अब इन्फेक्शन के चलते बेटी का हाथ काटने की बात कही जा रही है। पीड़िता की मां ने आवेदन में लिखा है कि मुस्कान को 4 अगस्त को उल्टी दस्त होने के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद नौबत यहां तक पहुंच गई। लगाने के बाद मात्र 3 घंटा पूरा दर्द में ना तड़पा मेरा लड़की। और डॉक्टर लोग को मैं बोली बार बार कि मेरा लड़की तड़प रहा है दर्द के मारे, उन लोग नहीं सुनी। फिर मैं नीचे गया, नीचे मेडिकल से दवा लाया और दवा ला कर दिया उसको लगाने के लिए बोला तो वो लगाए, हल्का फुल्का कम हुआ। पूरा रात भर में पूरा चुरमुट गया सर ऐसे। और आइए कोरबा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार बारिश जारी है और बारिश की तबाही की तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश से गेवरा खदान की इस तस्वीर को आप देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी विदेश का दृश्य है जहां पर आपदा आई हुई है, बाढ़ या सुनामी जैसा कोई दृश्य है। आप देखेंगे पूरा खदान का, चाहे वो ट्रक हो, मशीनरी हो, सब कुछ मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है। सैलाब यहाँ पर आया, भारी वाहन, मशीनरी सब मलबे में दब गए। राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। भारी बारिश से गेवरा खदान का काम प्रभावित हो गया है। वाहन, मशीनरी और तमाम जो सामान वहाँ पर रखा हुआ था सब सैलाब में दब गया है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां की एक चुटकी मिट्टी खाने से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। लोग दूर दराज से बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं या यूं कहें कि नया जीवन दान लेने आते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सक्ती जिले के जयजयपुर विकासखंड में ग्राम पंचायत कैथा के बिरतिया बाबा हैं। नागपंचमी पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना हुई। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा। इस दौरान अंचल के दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में बिरतिया बाबा मंदिर पहुँचे। मान्यता है कि बिरतिया बाबा मंदिर में सर्पदंश पीड़ितों को नव जीवन मिलता है और इसीलिए लोगों की इन पर अगाध आस्था है। क्षेत्र के लोग सर्पदंश से पीड़ितों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ की एक चुटकी मिट्टी से ही सर्पदंश से मुक्ति मिल जाती है। आज बहुत ही शुभ दिन है, नाग पंचमी है और हमारे कैथा गांव जांजगीर जिला और शक्ति जिला में बहुत प्रचलित है। वर्षों से यहाँ एक आस्था बना हुआ है कि जो भी सर्प अगर विषैली सर्प अगर किसी को डस लेता है तो यहाँ के चुटकी भर मिट्टी से उसको जीवन का फिर से दान मिल जाता है। वैसे कैथा गांव में बिरतिया बाबा का बहुत मान्यता है। यहाँ सांप के काटने से और बिच्छू के काटने से यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का जहर का असर नहीं होता है और जो व्यक्ति सांप का काटा हुआ रहता है और बिच्छू का काटा हुआ रहता है वो बिरतिया बाबा के दर्शन मात्र से उनका जितना भी दुख रहता है वो दर्द हो जाता है। और नाग पंचमी के दिन खास इनका महत्व रहता है। आसपास के सारे श्रद्धालु बिरतिया बाबा के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। बिरतिया बाबा के संबंध में ये कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले गड्ढे में नाग देवता के हलक में एक हड्डी फंस गई। नाग ने हड्डी को निकालने की बहुत कोशिशें की पर नाकाम रहे। इसके बाद बिरतिया बाबा ने उनके गले से हड्डी को निकाला। तब से बाबा को वरदान मिला कि इस गांव में सर्प और बिच्छू दंश से पीड़ित लोगों को जीवन दान मिलेगा। जयजयपुर में स्थित ग्राम कैथा की, जहां पे दूर दूर से लोग नाग पंचमी पर यहां मेला का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए बिरतिया बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। अभी तक कितने मरीजों का इलाज जो है किया है? हमारे यहाँ अभी इस साल तो मैं कहा तो 700 750 हो चुका है, लेकिन 2000 3000 4000 तक हर साल आते हैं। पंडित जी ने बताया कि इस साल जो है 700 से अधिक सर्पदंश के मरीज जो है इस मंदिर में आए थे। उनको यहाँ के चुटकी भर मिट्टी के खिलाने से उनका जो जहर है, जो सांप का विष है। बढ़ते आगे, रेलवे का टिकट कराने में कभी ना कभी आपको परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन कई टिकट के दलाल भी होते हैं जो आपको तुरंत इंस्टेंट कंफर्म टिकट की बात कहते हैं, गारंटी भी देते हैं, लेकिन इसके एवज में वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कई गुना पैसे वसूलते हैं। लेकिन सवाल उठता होगा आपके मन में भी कि आखिर हम टिकट नहीं करा पा रहे, दलाल कैसे कंफर्म टिकट करा देते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आजकल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग को लेकर काफी मारामारी चल रही है। कहीं जाना हो तो टिकट ही नहीं मिलती। एक बार को मिल भी जाए तो इतनी वेटिंग होती है कि उसका कंफर्म होना मुश्किल होता है और ऐसे में कंफर्मेशन के चक्कर में लोग दलालों से टिकट बनवाते हैं। अभी ऑनलाइन टिकट करने जाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिजर्वेशन वेटिंग दिखाता है और काउंटर पे जाओ वहाँ पे भी 1-2 नंबर के बाद वेटिंग दिखाता है। पर वही अगर किसी ब्रोकर के पास जाते हैं
तो उनके पास अवेलेबल मिला था अपने को टिकट। ये क्या समस्या, ये समझ नहीं आ रही। कृपया रेलवे या जो भी कर्मचारी इसके ऊपर ध्यान दे। ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता है और बाकी लोगों को असुविधाएं होती है और हमें इसका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दलाल जो है ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सिस्टम पूरा करप्शन से भरा हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन में टिकटों में दलाली को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में आरपीएफ ने एक बार फिर से रेल टिकट दलालों पर धरपकड़ की कार्रवाई की है। रायपुर के अलावा मंडल के सभी स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रेल टिकट दलालों पर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। विशेष अभियान में महीने भर में 26 टिकट दलालों को पकड़ा गया है और सभी के कब्जे से 3 लाख से ज्यादा के टिकट जब्त किए गए। गिरफ्तारी के बाद जी हाँ, तो दलालों पर यह कार्रवाई की है रेलवे ने छत्तीसगढ़ में। और उधर एयरपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जहां पर लगातार फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, यानी कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। और अब यात्री मांगते हैं कि अब एक फ्लाइट कम से कम इंटरनेशनल शुरू तो हो जाए, ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए। देखिए तो रायपुर एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा शहरों के एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला है जिनमें घरेलू यात्रियों की संख्या सालाना 20 लाख के पार है। रोज 6 से 8 हजार पैसेंजर ये सफर करते हैं। लॉकडाउन के पहले यानी जनवरी 2020 में रायपुर एयरपोर्ट देश के उन टॉप 3 विमानतलों में शामिल था, जहां से सबसे ज्यादा घरेलू यात्री उड़ान भरते थे। रायपुर एयरपोर्ट से हर रोज 23 से 28 फ्लाइट देश भर के लिए संचालित की जाती हैं। रायपुर एयरपोर्ट की खासियत क्या है, ये भी आप जान लीजिए। सर्विस क्वालिटी में 5वें स्थान पर है एयरपोर्ट। हर रोज 6 से 8 हजार यात्रियों की उड़ान यहां से होती है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जाने वाले यात्री यहां पर सबसे ज्यादा उड़ान भरते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक 14.5 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई। ज़्यादातर अब ये राजधानी होने के कारण और बिजनेस हब होने के कारण ना इंटरनेशनल फ्लाइट की तलाश करते हैं कुछ जगहों में। और जैसे अमेरिका में चाहिए, वाशिंगटन के लिए हो, ये दुबई के लिए हो डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि दुबई भी यहाँ से बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोगों का बिजनेस है, इस आधार पे दुबई तो होनी चाहिए। तो कुछ तो यात्री कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाए तो बात बन जाए। अब अगली खबर है आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि दिमाग खाने वाले लोगों के बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हों, लेकिन कीड़ा अब दिमाग खा रहा है। और कीड़े की दिमाग खाने का असर ये हो रहा है कि लोगों की जान चली आ रही है। केरल में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ब्रेन में वायरस का मामला केरल से सामने आया है, जहां इंसानी दिमाग खाने वाले अमीबा के केसेस मिल रहे हैं। एक 14 साल के लड़के में रेयर ब्रेन इन्फेक्शन यानी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का मामला सामने आया है। मई से अब तक दिमाग खाने वाले अमीबा के 4 केस मिल चुके हैं। क्या है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस? पहला केस 2016 में आया, इसके बाद 2019, 2020 और 2022 में आया। संक्रमित होने पर मौत की आशंका ज्यादा हो जाती है। इलाज के बावजूद भी मृत्यु दर 90% से ज्यादा है। इस खतरनाक ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण के बारे में बात करें तो इससे मरीज को बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दिमाग में घाव और दौरे पड़ने जैसे लक्षण सामने आते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक PAM एक ब्रेन इन्फेक्शन है जो अमीबा या नेग्लेरिया फाउलरी नाम के एकल कोशिका वाले जीव से होता है। ये अमीबा मिट्टी और गर्म ताजे पानी, साथ ही झील, नदियों और गर्म झरनों में रहता है। यही वजह है कि भारत का दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य केरल में इसके केस ज्यादा मिल रहे हैं। पहले ये संक्रमण ज्यादातर बच्चों में देखा जाता था, लेकिन अब ये बड़ों में भी देखा जा रहा है। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस को रोकने के उपाय क्या है, ये भी जान लीजिए। पानी में गोता लगाने या कूदने से बचें। तैरते समय अपना सिर पानी से ऊपर रखें। उबला हुआ पानी का ही इस्तेमाल करें। ये अमीबा इंसान के दिमाग को संक्रमित करके मांस खा जाता है। ये इतना घातक है कि समय रहते संक्रमण को रोका नहीं गया तो 5 से 10 दिन में ही इंसान की मौत हो सकती है। सरकार लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान की योजना बना रही है। इसलिए अगर आपको भी थोड़े से भी लक्षण मिलते हैं, सिर में दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जरा सा भी लक्षण अगर महसूस हो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। फिलहाल न्यूज़ अपडेट में इतना ही।